डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट पेपर है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके एक टॉपिक मौर्य काल जो थर्ड यूनिट का टॉपिक है, उसके बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। अपने इस वीडियो में हम मौर्य काल की जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे। तो मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य में मैक्सनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, कथा श्रीत सागर, व्रत कथा मंजरी, ब्राह्मण साहित्य में पुराण आदि से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सनीज की इंडिका के बारे में। मैक्सनीज सेलुकस का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक में बताया था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता और भारतीयों को लेखन कला का भी ज्ञान नहीं है। भारतीय हेराक्लीज यानी कृष्ण और डायोनिसियस यानी शिव नामक दो महत्वपूर्ण देवताओं की पूजा करते हैं। मार्ग निर्माण करने वाले विशिष्ट अधिकारियों को मैक्सनीज ने एग्रोनोमाई कहा और नगर प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को इसने अरिस्टोनोमाई कहा था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिनके अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी हैं, इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में राजा के निरंकुश होने की बात कही गई है। इसमें गुप्तचर प्रथा पर भी काफ़ी बल दिया गया है। इसके अलावा राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी उल्लेखित किए गए हैं। राज्य के 7 अंग इसमें बताए गए हैं। स्वामी, एमाते यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग या किला, कोष, दंड या सेना तथा मित्र, ये राज्य के 7 अंग संबंधी वर्णन भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस की। विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चाणक्य के षड्यंत्र पर भी प्रकाश डाला गया है। संस्कृत भाषा में रचित प्रथम जासूसी ग्रंथ है ये। इसी में इस बात की जानकारी दी गई है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या की थी। ढूंढीराज ने इसी पर 9वीं शताब्दी में टीका लिखी है। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त वंश के काल में हुआ था। पुराणों में मौर्य वंश की ऐतिहासिक वंशावलियों की जानकारी भी मिलती है। इससे पता चलता है कि मौर्य वंशी शासकों ने 137 वर्षों तक शासन किया था। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश से भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। सिंहली ग्रंथ हैं। इनसे हमें ये भी पता चलता है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी।
दीपवंश और महावंश में ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। दीपवंश की रचना वाचिस्क ने की थी। इसके अलावा जैन ग्रंथों में देखें तो भद्रभाव के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रवण से भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं को उल्लेखित किया गया है, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। तो इस काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसमें अशोक के लेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में बात करेंगे हम, अशोक के अभिलेखों के बारे में। इसके अलावा उत्तरी काली पोलिस वाले जो मर्द भांड हैं उनका भी बड़े पैमाने पर मौर्य काल में प्रयोग किया गया था। इस काल के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। मौर्य काल में बड़े पैमाने पर पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग किया गया था। हालांकि सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग किया गया था बौद्ध युग में। मौर्यकालीन जो पंचमार्क सिक्के हैं, चांदी के जो पंचमार्क सिक्के हैं उनको पणी या कारसापण कहा गया है, और तांबे के जो पंचमार्क सिक्के हैं उनको मास्क या काकणी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, सोगोरा और महास्थान अभिलेख, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सोहगोरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, और बांग्लादेश के बोगरा जिले से महास्थान अभिलेख। इनमें अकाल की स्थितियों में मौर्य प्रशासन के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। शकवंशी शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा में जारी किया जाने वाला यह पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था, और फिर इसके पुनर्निर्माण में अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त शासकों के समय में योगदान दिया गया। अशोक के समय में तुसास्प, रुद्रदमन के समय में सुविशाख और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित ने इसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के जो अभिलेख हैं वो राज्य आदेश के रूप में जारी किए गए थे। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख 45 स्थानों पर पाए गए हैं। इनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, लेकिन उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेखों को ख्रोष्टी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया है, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा अरामाइक और ग्रीक है। इन अभिलेखों से अशोक के शासनकाल की हमें समस्त जानकारी मिलती है। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसने ब्राह्मी लिपि में लिखे दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में 4 तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है: ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक यानी यूनानी और अरामाइक। ख्रोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ख्रोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो पाकिस्तान के मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ख्रोष्टी लिपि के अभिलेख हैं। कंधार के जो लघु शिलालेख हैं वो ग्रीक और अरामाइक लिपियों में हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में येरागुड़ी जो अभिलेख है उसमें वस्त्रोफेदन शैली का प्रयोग किया गया है।
अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग के युद्ध में भाग लिया था। 13वें वर्ष में धम्मा मात्रों की नियुक्ति की थी और 14वें वर्ष में नेपाल के स्तूप को दोगुना करना का आदेश दिया था। नेपाल में जो कनक मुनि का स्तूप है उसको। 20वें वर्ष में रुमिनदेई यानी लुम्बिनी की यात्रा की थी और यहाँ पर धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। अशोक के बृहद शिलालेख। प्रथम बृहद शिलालेख में प्राणियों की हिंसा का निषेध किया गया है। दूसरे में पड़ोसी राज्यों की सूची दी गई है। तीसरे में प्रादेशिक और रज्जुक के द्वारा हर 5वें वर्ष क्षेत्र दौरे के बारे में वर्णन किया गया है और उज्जैन और तक्षशिला में ये 3-3 वर्ष में अपना दौरा करेंगे। 5वें बृहद शिलालेख में धम्मा मात्रों की नियुक्ति। 6ठे में राज्य की गतिविधियों को वर्णित किया गया है। 13वें में कलिंग युद्ध व आठविक जातियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और अपने समकालीन 5 विदेशी राज्यों का वर्णन किया गया है। 12वें बृहद शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता को दिखाया गया है। मास्की और गुर्जरा के जो अशोक के शिलालेख हैं मध्य प्रदेश के गुर्जरा में और कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मास्की, इन दोनों ही अभिलेखों से अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। कंधार का जो द्विभाषी अभिलेख है अशोक का, उसमें पशुवध के खिलाफ वर्णन किया गया है। राजस्थान में जयपुर में भाबरू जो अशोक का अभिलेख है उसमें अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। स्तंभ शिलालेख, इन सब में प्राकृत भाषा का और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। रुमिनदेई और निगलिया सागर से प्राप्त जो स्तंभलेख हैं उनको स्मारकीय स्तंभलेख कहा जाता है। सांची, सारनाथ और कौसाम्बी से प्राप्त जो लेख हैं उनको संघ भेद अभिलेख भी कहा जाता है। सारनाथ का सिंह अभिलेख इसमें बहुत सुंदर मूर्तियों को दिखाया गया है। धर्म चक्र बना हुआ है इसकी चौकी पर। इसके अलावा हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह को उत्कीर्णित किया गया है। चौकी की पीठ पर 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बैठे हैं और इन स्तंभों में सिंगों के ऊपर एक बोध चिन्ह धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 32 तिलियां लगी हुई हैं। इसके अलावा अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर और दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण किया था। अशोक द्वारा निर्मित 4 गुफाएं करण चौपाड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि की गुफा है और दशरथ द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पर जो गुफाएं बनाई गई थी वो गोपी, वाह्यक और बड़ी थिखा हैं। ये बोध गया में है दोनों ही। बाद में इन दोनों ने अपनी गुफाएं आजीविकों को भेंट के रूप में प्रदान कर दी थी। आजीविक मत के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल भाग्यवाद और नियतिवाद में विश्वास करते थे। ये कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते थे। धन्यवाद।